सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का जो सब्जेक्ट है वह केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में ही हम आज के इस वीडियो में पूर्णतः विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें हम लोग 2 ही मेन टॉपिक को समझते हैं। कौन कौन? रासायनिक, पहला हो गया रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा हो गया रासायनिक समीकरण। इन्हीं दोनों टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ छोटे और टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इत्यादि छोटे छोटे टॉपिक है जिन्हें हम लोग समझते भी चलेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसे काफी पार्ट में डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये होगा पार्ट 1। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए, पहला बात करें रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इसे पूर्णतः विस्तार से समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब कोई पदार्थ होगा, जब कोई भी पदार्थ होगा जो अकेले ही मतलब खुद से या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करे और भिन्न गुण वाले एक अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, यही प्रक्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की तरह जरा समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हो गया CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कह सकते हैं चूना पत्थर। ये जब स्वयं में अभिक्रिया करता है, अकेले ही जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये बनाता है। यानी जब यह स्वयं में अकेले ही अभिक्रिया करता है तो CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट जब स्वयं में अभिक्रिया करता है, अकेले ही जब अभिक्रिया करता है, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का निर्माण करता है। यानी कह रहे कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यह जब अकेले में अभिक्रिया करता है तो भिन्न गुण वाले 2 पदार्थों का यहाँ पे निर्माण कर रहा है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, जैसे कि H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2 जो होता है, जब ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, Cl2 ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2HCl का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब ये दोनों जब स्वयं में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यानी ये दोनों पदार्थ जब स्वयं में अभिक्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो 2HCl का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो यही जो प्रक्रिया कहलाती है, यही जो प्रक्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार और इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जो प्रक्रिया हो जाएगी, जो प्रक्रिया जो मिलती है हमें, फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, यानी ये जो यानी क्या दिएगा, ये जो टोटली अभिक्रिया कहलाएगी, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ होते हैं, देखेंगे तो 2 साइड में 2 चीजें देखेंगे। तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, यानी 2 साइड है। तो इन दोनों को अब क्या करते हैं, इसे भी हम लोग समझते चलते हैं, ठीक ना। यानी देखें,
रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में इसमें कौन भाग ले रहा है, ये H2 प्लस Cl2 भाग ले रहे हैं, तो H2 प्लस Cl2 ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और अभिकारक के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं, तो ये हो गया प्रतिफल। यानी अभिकारक और प्रतिफल के बारे में समझ गए, तो ये हो गया प्रतिफल। इसमें देखते हैं अभिकारक कौन है, तो इसमें बताइएगा कि ये क्या है और ये वाला क्या है। तो इसमें ये पदार्थ भाग ले रहा है तो ये हो गया अभिकारक, और इसमें ये पदार्थ बन रहा है, इस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, CO प्लस CO2 का निर्माण होता है, तो ये हो गया प्रतिफल। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल के बारे में भी समझ होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का कार्य कैसे होता है, क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए, ध्यान दीजिए, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और ये प्रतिफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं। यानी किसी भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक होते हैं, वो अभिकारक के जो अणु होते हैं पहले परमाणु में टूटते हैं, परमाणु में परिवर्तित होते हैं, टूट जाते हैं, अणु टूटते हैं, उसके बाद परमाणु में परिवर्तित होते हैं। और ये जो परमाणु होते हैं फिर से इनका पुनर्संगठित होता है, पुनर्संगठित होता है, प्रतिफल की अणु बनाते हैं। किसका अणु बनाते हैं, प्रतिफल की अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं अभिकारक अणुओं के परमाणु के बीच के बंधन टूटते हैं। और इसी प्रक्रिया में जो, यानी जब अणु टूटते हैं, अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं, परमाणु पुनः संगठित होता है, तो इस प्रक्रिया में जो अणु और अणुओं के परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूट करके फिर एक नया बंधन बनाता है। फिर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता है, एक नया बंधन बनाता है, जिसे प्रतिफल अणुओं का निर्माण होता है। यानी देखिएगा ये 2HCl, ठीक है ना, सबसे पहले समझिए। यानी इसके ये जो अभिकारक होते हैं, इसके अभिकारक के जो अणु होंगे, जितने भी अणु होंगे, सबसे पहले परमाणु में टूटेंगे। यानी यहाँ पे 2 अणु है तो H मल्टीपल H लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे क्लोरीन के 2 अणु है तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन। यानी सबसे पहले किस में टूटेंगे, परमाणु में टूटेंगे। यहाँ पे परमाणु में टूटे और पुनर्संगठित होकर के अणु में मिलेंगे, पुनर्संगठित होकर के अणु में मिलते हैं, लेकिन कहाँ, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। प्रतिफल के अणु बनाते क्या, 2HCl। यहाँ पे प्रतिफल के अणु बनाए, क्या बनाए, H2, यानी 2H के लिए भी है और 2C के लिए भी है, ऐसे लिख सकते हैं 2HCl2, H2 प्लस Cl2 लिख सकते हैं। ठीक है, H2 प्लस Cl2 लिख सकते हैं। यानी कि जब पदार्थ क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूट करके परमाणु में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनः संगठित होकर के प्रतिफल के अणु बनाते हैं। यानी यहाँ पे ये जो अभिकारक के अणु है यहाँ पे टूट करके परमाणु में परिवर्तित हो गए, और फिर यह परमाणु ही पुनः संगठित होकर के प्रतिफल के अणु यहाँ पे बना दिए। तो यही ऐसे ही इसका क्रिया विधि होती है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि ऐसी ही होती है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं, सबसे पहले अभिकारक के जो अणु होते हैं वो परमाणु में, अणु जो होते हैं टूटते हैं और परमाणु में परिवर्तित होते हैं, और ये परमाणु फिर से पुनर्संगठित होता है, और यह प्रतिफल, जब परमाणु पुनर्संगठित होता है तो प्रतिफल के अणु बनाते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी हमारा क्लियर हो गया क्या, हमारा रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि आप समझ होंगे। एक बात और हम बताना भूल गया कि इसमें जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अब ये जो इसमें बंधन टूट जाता है, जब यह इसकी जब क्रिया होती है तो इसमें का बंधन टूट जाता है, बंधन टूट जाता है, तो यहाँ पे फिर से एक नया बंधन बन गया, यहाँ पे फिर से एक नया बंधन बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे टूट गया। यानी जब परमाणु में परिवर्तित हुआ और फिर से पुनर्संगठित हुआ तो क्या हो गया, बंधन टूट गया, और यहाँ पे एक बंधन फिर से निर्माण हो गया। क्लियर? चलिए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी कि करने का तात्पर्य क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो मुख्य विशेषता है उसको नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है। ठीक है, पहला है गैस की उत्पत्ति। पहला क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग परिवर्तन, और चौथा क्या होता है, ताप परिवर्तन। ठीक है, चौथा हो गया ताप परिवर्तन, और पांचवा अवस्था परिवर्तन। ताप में परिवर्तन और पांचवा अवस्था में परिवर्तन। सारी चीज़ों को थोड़ा समझते चलते हैं। ठीक है, गैस की उत्पत्ति मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस कोई गैस की उत्पन्न होती है, कोई भी गैस हो लेकिन उत्पन्न होती है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी गैस होना चाहिए, गैस होता है जो गैस की उत्पत्ति होती है। देखते थे कौन कौन से, जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। यानी जब हम लोग दानेदार जो जस्ता होता है उसकी अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से
अभिक्रिया कहलाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको हमने प्रूव कर दिया कैसे, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद होता है अवक्षेप का बनना, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। यानी अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अवक्षेप एक क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में वह अलग हो जाता है, विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के तौर समझते हैं, जैसे उदाहरण के तौर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा एक अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह हमने प्रूव किया कि अवक्षेप का बनना। इसके बारे में केवल आप इतना ही याद रखते हैं, गैस की उत्पत्ति होती है रासायनिक अभिक्रिया में, अवक्षेप बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, केवल इतना ही आप याद रखते हैं तो काफ़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। रंग में परिवर्तन, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का भी, पदार्थों में रंग का भी परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालने पर, नींबू का रस जब हम डालते हैं तो विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब लगता है। यानी जो रासायनिक, यानी पोटेशियम नाइट्रेट में जब हम लोग बैंगनी रंग, पोटेशियम नाइट्रेट के बैंगनी रंग के विलयन में जब हम थोड़ा थोड़ा, जब उसमें हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो उसके बैंगनी रंग जो होते हैं तो गायब होने लगते हैं, यानी कि रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे ये प्रूफ होता है। चौथा होता है ताप में परिवर्तन, इसको भी देख लेते हैं। कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए ले ले तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए कि ध्यान दीजिएगा, यदि कली चूना के एक ढेल पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पत्ति होती है। यानी कली चूना पर जो CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूना पत्थर पर जब हम लोग जल गिराते हैं तो उसमें क्या होती है कि उसमें जल जब हम गिराते हैं तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है, ताप की उत्पत्ति होती है। यानी जब हम लोग जो CaCO3 होता है, CaCO3 जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जब उस पर हम लोग पानी गिराते हैं तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और ऊष्मा यानी ताप बहुत बढ़ जाता है, तो यानी ताप में भी परिवर्तन होता है, इसे यह प्रूफ होता है। पांचवा आता है अवस्था में परिवर्तन, इसको भी देख लेते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन, यानी ठोस में होता है द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव में होता है ठोस में परिवर्तित होता है, यानी अवस्था में भी परिवर्तित होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम को कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरने लगता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर वो जलता है, वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और वाष्प गैस द्रव में परिवर्तित होता है। यानी जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो कुछ जो होता है ठोस मोम जो होता है द्रव में परिवर्तित होता है। यानी जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह ठोस होता है, मोमबत्ती तो ठोस होता है, जब जलाते हैं तो वह द्रव में पिघल करके नीचे गिरता है और कुछ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाष्प में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारा आता है मेन टॉपिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। ठीक, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा जानते हैं, समझते हैं, ठीक ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया की संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको, उस पदार्थों के उसके संकेत के माध्यम से या फिर उसके सूत्रों के माध्यम से अभिक्रिया की संक्षिप्त रूप दिखाना ही, संक्षिप्त रूप करके लिखना, निरूपण करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने क्या कहा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, ध्यान दीजिए, ये दोनों जब अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी अगर आप देखें तो इसको लिखने में काफी अधिक समय लगा,
समय भी लगा, काफी जगह भी छेका। तो इसको संक्षिप्त निरूपण करना, छोटा लेकर लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से जब हम लोग उसकी अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण करते, छोटा करके लिखते हैं, तो यही रासायनिक समीकरण का। जैसे हाइड्रोजन इतना बड़ा है, हाइड्रोजन इतना बड़ा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इतना बड़ा है तो इसको हम लोग H2 लिख सकते हैं। तो इसकी हाइड्रोजन का संक्षिप्त निरूपण हो गया, प्लस H2 लिख सकते हैं। क्लोरीन जो हो गया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, इसके आगे 2 लगा देंगे तो Cl2। तो इसका संक्षिप्त निरूपण हो गया, इन दोनों का यह संक्षिप्त निरूपण हो गया। तो अब इसका हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं तो इसका संक्षिप्त निरूपण लिखे तो क्या हो जाएगा 2HCl 2H। तो यानी यह संक्षिप्त निरूपण हो गया। तो यह रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। और यह तो इसको संक्षिप्त रूप करके लिखना, इसको संक्षिप्त रूप करके ही लिखना, यानी यहाँ पे हमने संक्षिप्त रूप करके लिखा। तो यही जो संक्षिप्त निरूपण कहलाते हैं, यही रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। एक बार और समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोग सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से, यहाँ पे हमने इन दोनों को संकेतों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण किया है। सूत्रों एवं संकेतों को दोनों से करेंगे तो अगर आप संक्षिप्त निरूपण करते हैं तो यही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम हम लोग जानते हैं। रासायनिक समीकरण जो होती है इसके लिखने के जो नियम है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए 5 नियम होते हैं जिसे हम लोग जानते चलते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए, यानी संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियम का हम लोग पालन करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, पहला है अभिकारकों के अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं उनके संकेतों या फिर अणुसूत्रों को किस अणुसूत्र के जो पद होते हैं उसको हम लोग किस बाईं ओर लिखते हैं, यानी कि H2 + Cl2 2HCl। यानी जो ये हो गया अभिकारक, तो अभिकारक को किस ओर लिखते हैं, यानी अभिकारक के जो अणुसूत्र होंगे या फिर जो उसका जो शुद्ध संकेत होगा उसको हम किसकी ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। तो ये बात याद रखिए, किसकी ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, तीर के बाईं ओर लिखते हैं। आगे देखते हैं, पहला यह नियम हो गया। दूसरा क्या कहता है, अभिकारकों के सूत्र चिन्ह के बीच गहन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्र चिन्ह के बीच अगर दो अभिकारक है तो इन दोनों के बीच हम लोग किसका गहन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी प्लस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जोड़ का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरा यह कहता है। तीसरा देखते हैं, अभिकारकों के प्रतिफल को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। यानी जो प्रतिफल होता है उसको किसकी ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, दाईं ओर लिखते हैं, यानी तीर के दाईं ओर लिखते हैं। ये जो तीर है इसके दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य घन चिन्ह दिया जाता है। अगर प्रतिफल दो है तो उसके सूत्रों के मध्य क्या देते हैं, घन चिन्ह का देते हैं। जैसे आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे CaCO3 यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे घन चिन्ह दिया, यानी दो ठो जब हो जाते हैं, जब दो ठो प्रतिफल हो जाता है तो उसके मध्य में यानी उसको बीच में हम लोग घन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर जोड़ का चिन्ह देते हैं, ऐड का चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कहता है। ठीक है, पांचवा हो गया, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिकारक किस दिशा की तरफ हो रही है। यानी अभिकारक और जो प्रतिफल होती है इसको हम लोग एक तीर चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। और यह तीर चिन्ह क्या दिखाता है, यह तीर चिन्ह यह भी दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। जैसे यहाँ पे AB+ तीर CD, यानी AB+ यहाँ पे ये जो तीर है यह इन दोनों को क्या कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर दे रही है। और ये तीर ये भी बता रही है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, यानी AB जो है इसकी अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है। तो ये तीर ये भी बताते हैं कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, यानी यह अभिकारक हो गया और यह इधर साइड वाला क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। यानी AB+A+B जब अभिक्रिया करती है तो C+D बनाती है, यानी ये तीर बताता है कि यह किस तरफ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है,
ये यानी ये जो होता है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये तीर बताता है कि यह अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, यानी इधर से अभिक्रिया इस साइड हो रही है, तो ये तीर हमें यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, इसकी दिशा भी बताती है अभिक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये इसके बारे में समझ होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में, हम लोग रासायनिक समीकरण के जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में समझेंगे, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसमें अगले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक